हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल ऑफर पे। मैम होता क्या है जनरल ऑफर? सुना तो लग रहा है। देखो, स्पेसिफिक ऑफर मतलब आपने एक ही इंसान को ऑफर किया है, जैसे आपने स्पेसिफिकली आपके फ्रेंड को कुछ ऑफर किया है तो वो हो गया स्पेसिफिक ऑफर, सिंपल। और उसका उल्टा हो गया जनरल ऑफर, मतलब आपने बोल दिया दुनिया में कोई भी हो उनके लिए ऑफर है, या जितने भी लोग इस क्लास में हो उन सबको ये ऑफर मिलेगा। अगर ऐसा है जो आप एक क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं वो हो गया जनरल ऑफर। तो क्वेश्चन ये है, जनरल ऑफर में कह रहे हैं कौन सा ऐसा कंडीशन है जो मैंडेटरी है। यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जनरल ऑफर हाँ है तो सबके लिए, पर वो ऑफर से पहले नॉलेज होना जरूरी है, सबको पता होना चाहिए, एंड तभी वो जनरल ऑफर वैलिड होगा। मैम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? आपको एक केस लॉ याद होगा, लैंडमार्क केस लॉ। ऐसा होता है कि एक कुत्ता होता है, वो कुत्ता कहीं मिस हो जाता है और जो ओनर होता है वो कहता है कि कोई भी ये कुत्ता मुझे लाके वापस दे दे, मेरा पेट डॉग, मैं उनको 10,000 रुपीज दूंगा। तो जो सर्वेंट है उसका, ओनर का, वो जाता है और ढूंढ के ले आता है और वो कहता है सर मुझे भी दे दो 10,000, मैं भी तो गई, मैं मतलब मैं भी तो जाके लेके आया था। तो इस केस लॉ, कौन सा केस लॉ है वो? लालमन शुक्ला वाला केस लॉ। वो कहते हैं नहीं आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जनरल ऑफर हुई थी पर आपको नॉलेज ही नहीं था, आप तो गए थे क्योंकि आप वो सर्वेंट थे और आपको ढूंढना था तो इसलिए आप गए थे। आप इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो ऑफर था और वो जनरल ऑफर है तो इसलिए नहीं गए थे। तो वो कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले आपको ऑफर की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, इसका क्या केस लॉ था? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो वैलिड कंसिडरेशन चाहिए, पर अगर वैलिड कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो वैलिड है क्या? यस, कब वैलिड होगा? अगर वो गिफ्ट है। तो आंसर है आपका वैलिड। क्यों वैलिड है? क्योंकि वो एक गिफ्ट है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जैसे आपके पापा ने आपको पैसे दिए, कुछ और गाड़ी दिया, बाइक दिया, ये सब चीजें हुए हैं तो वो तो गिफ्ट ही मिला आपको। पर वो क्यों वैलिड है विदाउट कंसिडरेशन? बिकॉज इट इज ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जो भी आपके फैमिली रिश्तेदार हैं तो दे आर ऑल कनेक्टेड थ्रू नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एंड ये कहाँ पढ़ते हैं हम? सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ आता है? सेक्शन 25 में। हाँ चलो, ये एक और क्वेश्चन है। कह रहे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट के बाद गवर्नमेंट ऐसी रोक लगा देती है, बैन कर देती है, या फिर उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इलीगल बोल देता है। तो अगर आपका ऐसा चीज है, जैसे इस केस में वो कह रहे हैं ऑयल सीड्स थे और ऑयल सीड्स पे रोक लगा दिया, तो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिस्चार्ज्ड। इसका हम एक और नाम देते हैं, लीगल नाम क्या है वो? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसी को हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट मैटर था, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे इस केस में क्या है, ऑयल सीड्स का ट्रेडिंग, तो ये जो सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का उसको ही इलीगल बोल दिया, तो अब कुछ बचा ही नहीं है करने को। आप पार्टीज क्या ही करेंगे, कुछ है ही नहीं करने को। तो जब सब्जेक्ट में कुछ बचा ही नहीं करने को तो हम क्या बोलते हैं? किसी को परफॉर्म ही नहीं करना है, तो हो गया फ्रस्ट्रेट। कॉन्ट्रैक्ट हो गया फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेशन मतलब वही है कि किसी को कुछ करना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लो। ये हो गया आपका सेक्शन 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये सारे ना पीवाईक्यूज हैं एआईबी एग्जाम के। तो कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको सेक्शन नंबर पता हो तो हो जाएगा, पर कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लैंडमार्क केसेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं और मैंने वैसे उठाए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लैंडमार्क केस लॉ बेस्ड। ये पूछ रहे हैं ये जो केस लॉ है बहुत ही लैंडमार्क है, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं? और आपका आंसर है सेक्शन 73, जिसमें हम बात करते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन डी 73। ओके,
ये कह रहे हैं, ये तो हमने पार्ट 1 में भी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है। ऐसे एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो ए एंड बी अगर एक ही आमने सामने है, एक ही रूम में है और ऑफर एक्सेप्टेंस फटाफट हो रहा है तो इश्यू नहीं है। पर अगर लेटर्स में लिख रहे हैं तो ऑफर किया लेटर के थ्रू और एक्सेप्टेंस भी आएगा लेटर से, तो उस वाले केसेस में डिले होता है। मतलब आपने बोल दिया यस, बट जब तक वो ऑफरर के पास वो चीज यस जाती है उसमें टाइम होता है। तो ये कह रहे हैं अगर आप ऑफरर के नजरिए से देखोगे, मतलब ए के नजरिए से अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑफर का लेटर है, ठीक है, ए ने सेंड कर दिया लेटर और बी को वो एक्सेप्ट करना है। बी हाँ कहता है, हाँ हाँ आई एक्सेप्ट, तो बी का एक और लेटर लिखा, ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, समझ गए? यहां तक समझ गए? तो बी का जो एक्सेप्टेंस लेटर है उसने उसको पोस्ट किया। तो जिस दिन बी ने पोस्ट किया ये लेटर, ए के नजरिए से जब हम देखते हैं, ठीक है, एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट, आप क्या समझोगे? नजरिए से देखना। ठीक है, तो अगर आप ए के नजरिए से देखोगे, जिस दिन ये पोस्ट हुआ है बी के साइड से उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वही है ऑप्शन बी। इन द मोमेंट इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब है आपने जैसे पोस्ट कर दिया, ठीक है, तब ए के नजरिए से कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ओके, ये हम कहाँ पढ़ते हैं मैम? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, चलो, ये कह रहे हैं एजेंसी के, तो हमने पार्ट 1 में भी काफी क्वेश्चन देखे। तो AIBE में एजेंसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पढ़ के ही जाना है। तो ये कह रहे हैं इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है? आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम करते हैं और जो भी एजेंट काम करता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, एंड जो भी एक्ट एजेंट करता है उसके लिए लायबल प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, तो इनका एक बॉन्डिंग ऐसा होता है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, एंड जो भी एजेंट करता है उसकी वजह से प्रिंसिपल पे राइट्स एंड लाइबिलिटीज आ सकती हैं। यही है एजेंसी का कॉन्सेप्ट। हाँ, चलो, ये भी एक PYQ है और ये काफी इंटरेस्टिंग PYQ है। ये पूछ रहे हैं बेलमेंट में, बेलमेंट तो पता है क्या, मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मैंने आपको ये पेन दिया यूज करने के लिए फॉर अ मंथ, एंड इन रिटर्न आप मुझे थोड़े पैसे दोगे फॉर यूजिंग दिस। ठीक है, बस हो गया। मेरे पास जो भी गुड्स हैं, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो जो भी मेरे पास गुड्स हैं वो मैंने आपको दिए थोड़े दिन के लिए और आप मेरे को वापस दोगे पैसे, वो हो गया बेलमेंट, बस। तो यहाँ पे ये पूछ रहे इसमें से बेलमेंट क्या नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए बेलमेंट है, ऑप्शन बी कार या स्कूटर छोड़ना पार्किंग स्टैंड पे, हाँ ये भी है। लीविंग लगेज इन क्लोक रूम, आपने लगेज रख लिया रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में, क्लोक रूम में, तो वो भी हो गया। हाँ, क्योंकि इन सब केसेस में क्या हो रहा है, आपके पास गुड्स हैं, मूवेबल गुड्स जैसे वॉच, रेडियो, कार, लगेज, तो गुड्स को आपने किसी और को दिया है ना, किसी और को दिया, अदर पार्टी, एंड क्यों दिया? फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस दिया, पर्पस भी है ना, एंड टाइम है, टाइम भी फिक्स्ड है। जैसे क्लोक रूम में आप लगेज रखे तो उसका कुछ तो कंडीशन होगा, 24 आवर, 48 आवर्स, जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना वो रखेंगे, तो टाइम भी फिक्स्ड है। तो ये सब है, तो ये 3 हो गए आपके बेलमेंट। तो दीज आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ बेलमेंट। और ऑप्शन में क्या ढूंढना है, और बेलमेंट क्या नहीं है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका बेलमेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, चलो, कॉन्ट्रैक्ट्स में जब हम बात करते हैं और अमेंडमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो आ जाते हैं डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप दोनों पार्टीज बैठ के साइन थोड़ी ना करते हैं फिजिकली, आप तो ऑनलाइन पे वो बस टिक मारते हो, आई अग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कौन से अमेंडमेंट से आया है ना, वो क्वेश्चन है। ये है आपका सेक्शन 10A। ठीक है, और ये कौन सा है?
आईटी एक्ट का अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं अभी देखिए एक और एजेंसी का क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो कितने आ रहे हैं। एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का है एक एजेंट। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एजेंट खुद एक्ट नहीं कर रहा है, एजेंट ने अपनी जगह एक और आदमी को ला दिया, ठीक है। एजेंट को काम करना चाहिए था पर एजेंट काम नहीं कर रहा। एजेंट ने क्या किया, मैं तो नहीं करूंगा, कुछ दिनों के लिए तुम आ जाओ मेरी जगह पे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। पर मैंने ये क्यों डिस्कस किया, क्योंकि सब लोग ना इसका आंसर रख के आएंगे ऑप्शन ए सब एजेंट। क्यों सब लोग सब एजेंट क्यों करेंगे, यही है चीज आपको याद रखनी है। एजेंट अगर अपनी जगह पे किसी और को लाता है तो वो होता है सब्स्टिट्यूटेड, पर एजेंट अपने नीचे किसी और को रखता है। अपने जैसे मान लो एजेंट को रखा है प्रिंसिपल ने काम करने के लिए, एजेंट कहता है बहुत काम है मैं अकेले नहीं करूंगा, मैं भी करूंगा पर मेरे नीचे मेरा एक असिस्टेंट होगा, उसको हम बोलते हैं सब एजेंट। ये ना एग्जाम में सब लोग ऑप्शन ए देखेंगे सब एजेंट और ऑप्शन ए पे टिक मार के आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ठीक से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहते हैं एआईबी में तो बहुत टफ क्वेश्चन है मैम। क्यों टफ है, ये तो बहुत ही सिंपल है, पर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं समझे और यहाँ पे ट्रिक ऑप्शन है उन्होंने दिया है तो सब लोग ए मार के आएंगे। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा केस लॉ है जिसने बोला है कि माइनर के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो वॉइड है। इसके लिए आप क्या याद रखोगे, एक ही केस लॉ है इसमें, मोहिरी बीबी, ठीक है, ये याद कर लो, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास गोत। पर ऑप्शन में एक ही वर्ड याद है तो भी आप एआईबी में गेस तो कर सकते हो। एआईबी में फिल इन द ब्लैंक थोड़ी ना लिखना है, ऑप्शन में से सही चूज करना है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक और बार कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लीजिए, एक और बार लैंडमार्क केसेस कर लीजिए, आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है एआईबी के लिए। एंड अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना।